जो वेव एंड ऑप्टिक्स का 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 वो हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट fascinating accounts of history of science। तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमारे पास जो डिफरेंट हाइपोथेसिस है, तो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है लाइट के बारे में अपनी जो थ्योरीज है वो दी है। तो इसमें सबसे पहले जो लाइट के बारे में थ्योरी दी थी वो न्यूटन ने दी थी। फिर न्यूटन के बाद जो फर्दर थ्योरी दी वो हाइजेंस ने अपनी थ्योरी दी। फिर उसके बाद हाइजेंस के बाद प्लैंक्स ने अपनी मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी थी। तो ये 3 थ्योरी हमारे पास जो है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से लाइट की नेचर को डिस्क्राइब करती है। पहली थ्योरी हमारे पास न्यूटन थ्योरी है। न्यूटन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ corpuscles। corpuscles मतलब कि लाइट जो है हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, जिनको कि हम corpuscles बोलते हैं। और फिर जो हाइजेंस ने दी थी वो हमारे पास जो वेव थ्योरी दी थी। और फर्दर जो मैक्सवेल ने दी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिस्क्राइब किया। तो इसमें जो सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास न्यूटन की थ्योरी। न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड corpuscles। तो लाइट हमारे पास है, तो लाइट में छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल से उसने बोला कि बनी हुई है, जिनको हम corpuscles बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल हैं ये आपके किसी सोर्स से हमारे पास एमिट होते हैं, जो कि लाइट का सोर्स होता है। तो ये जो corpuscles हैं ये स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करते हैं। जैसा कि आपने सुना हुआ है कि लाइट रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये जो पार्टिकल हैं ये भी ड्यू टू इनर्शिया, जो पार्टिकल हैं वो ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में पाथ करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो लाइट की जो थ्योरी न्यूटन ने दी थी, न्यूटन ने बताया कि लाइट आपके स्ट्रेट लाइन में पाथ करती है, क्योंकि जो हमारे पास करपस्कल्स हैं वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ देयर मास वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और दूसरा न्यूटन ने बोला कि जो कलर होता है लाइट का वो हमारी आंखों में जो बनता है वो ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ
करपस्कल्स हमारे पास जो है बनता है। लेकिन जो इन पार्टिकल का जो साइज है, इनके साइज के बारे में जो है किसी ने भी कुछ नहीं बोला, ना ही तो साइज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं जो लाइट के पार्टिकल होते हैं। तो इस थ्योरी को एक तरह से ये थ्योरी एक तरह से जो है फेल हो गई। पर न्यूटन ने इस थ्योरी से जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारे पास दो फेनोमेना है लाइट के, तो इन दोनों फेनोमेना को उसने जो है अपनी थ्योरी से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। उसने बोला कि हमारे पास जो लाइट है, लाइट जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पड़ती है, तो जो डेंसर मीडियम होता है वो इन पार्टिकल्स को, जो लाइट में पार्टिकल्स हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अट्रैक्ट करता है, तो अगर हम रिफ्रैक्शन को देखते हैं, तो रिफ्रैक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो आपके डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करते हैं। मतलब डेंसर मीडियम इन पार्टिकलों को अगर अट्रैक्ट करता है, तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। बट न्यूटन के अकॉर्डिंग पार्टिकल की स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि डेंसर मीडियम लाइट पार्टिकल को, जो पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो न्यूटन की थ्योरी थी वो यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट की रे की स्पीड जो है कम हो जाती है। पर न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो स्पीड जो है बढ़नी चाहिए थी। तो इसलिए रिफ्रैक्शन को न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसलिए थ्योरी जो है फेल हो गई। फिर न्यूटन की जो थ्योरी फेल हुई, उसको आगे हाइजेंस ने अपनी जो वेव थ्योरी थी उससे रिप्लेस किया। तो जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है वो भी हाइजेंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हाइजेन वेव थ्योरी है वो हमारे पास एक तरह से सक्सेसफुल है। और इससे हम जो है बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें जो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी, तो उसमें जो लाइट की स्पीड के बारे में उसे उसने कोई आइडिया नहीं दिया। और इसके अलावा जो हाइजेंस की थ्योरी थी, हाइजेंस ने अपनी थ्योरी में ये बोला कि जैसे आपके पास साउंड वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए भी किसी मीडियम की ज़रूरत हमारे पास हो सकती है। और उसने ऐसे मीडियम को जो है यहाँ पे ईथर नाम दिया। तो ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि लाइट वेव आपकी जो है ट्रैवल करती है। तो लाइट वेव को ट्रैवल होने के लिए हाइजन ने बोला कि हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम ईथर बोलते हैं। तो इसका जो सिमिलरिटी है वो हमारे पास साउंड वेव से है, क्योंकि साउंड वेव को भी प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा हाइजन ने बोला। लेकिन ये जो आइडिया था
ईथर का, कि लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है जो कि ईथर होता है। ये बाद में रिजेक्ट कर दिया गया जब माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, तो इसलिए इस थ्योरी को एक तरह से एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन ये बोला गया कि ईथर आपका जो एग्जिस्ट नहीं करता। और जो लाइट प्रोपेगेट होती है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को मैक्सवेल ने आगे जो है एक्सप्लेन किया, जिसको कि हम मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो हाइजन ने अपनी थ्योरी में कहा वो वेव फ्रंट के बारे में कहा। तो वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है? वेव फ्रंट हमारे पास होता है, इट इज लोकस ऑफ all the particles in a medium which vibrate in the same phase। जो वेव फ्रंट हमारे पास होता है वो ऐसे पार्टिकल्स का लोकस या प्लेस हमारे पास होता है जहाँ पे कि सारे पार्टिकल जो है एक ही फेज से हमारे पास जो वाइब्रेट करते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हम क्या बोलेंगे, मान लो हमारे पास कोई सोर्स है जिसमें से कि लाइट हमारे पास निकल रही है, और ये लाइट जब ट्रेवल करेगी तो वो विद द वेलोसिटी सी हमारे पास जो ट्रेवल करती है। तो हम बोलते हैं कि मान लो सोर्स से आपकी लाइट निकली और इस पोजीशन पे आपकी वो पहुंची, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लगा टी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है सी। तो सोर्स से लेकर के इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका सी इंटू टी बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है लाइट की सी और टी है टाइम। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को हम एक तरह से रेडियस मान के पी के इक्वल एक स्फीयर अगर यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो ये जो स्फीयर की यहाँ पे सरफेस है इसको हम यहाँ पे वेव फ्रंट बोलेंगे। तो इस स्फीयर के ऊपर जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे उन सभी का हमारे पास जो सेम फेस सभी का होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल, दिस sphere is a locus of particle in which all the particles vibrate with the same phase। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल इस स्फीयर के ऊपर आपके लाई करेंगे वो उनका जो फेज है वो हमारे पास जो सेम होगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ से आपके पास लाइट निकली तो हर एक डायरेक्शन में वो आपकी जाएगी। तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी तो हर एक डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर पहुंचने तक का जो है उसे इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस साइड भी आपका सी टी डिस्टेंस है, तो इधर भी सी टी होगा, इधर भी सी टी होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है यहाँ पे वो हमारे पास जो आइसोट्रोपिक है। तो आइसोट्रोपिक स्पेस में हर एक डायरेक्शन में जो लाइट सोर्स से निकलेगी वो हमारे पास जो इक्वल, उसके लिए हमारे पास जो है स्पेस होगा। तो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग ऑल दी डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो हर एक डायरेक्शन में लाइट आपकी इक्वली ट्रेवल करती है। तो इसलिए टी टाइम के बाद लाइट एक स्फेरिकल फॉर्म में या एक स्फेरिकल ज्योमेट्री हमारे पास है, तो जो इस स्फेरिकल ज्योमेट्री में हमारे पास जो है लाइट हर एक डायरेक्शन में पहुंचेगी। और इस स्फीयर को की ज्योमेट्री को अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो ये जो हमारे पास यहाँ पे
स्फीयर बनेगा, तो ये स्फीयर को हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारे पास जो वेव फ्रंट है, जहाँ पे कि हमारे पास जो भी पार्टिकल इस के ऊपर लाई कर रहे हैं उन सभी पार्टिकल का जो है सेम फेज है, तो इसको हम जो है वेव फ्रंट यहाँ पे बोलते हैं। तो ये इस तरह का जो वेव फ्रंट है, जरूरी नहीं कि हमारे पास वेव फ्रंट आपका यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये हमारे पास लाइट का सोर्स है तो वेव फ्रंट आपका यहाँ पे भी बन सकता है। तो मैं स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, तो वेव फ्रंट आपका यहाँ भी बन सकता है। तो इस तरह से लाइट जो है आगे की तरफ ट्रेवल करती है, तो वेव फ्रंट भी आपके आगे की तरफ जो है बनते जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट बनते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि वेव या लाइट जिस डायरेक्शन में आपकी जाती है उसकी एनर्जी जिस डायरेक्शन में आपकी प्रोपेगेट होती है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होते हैं। तो वेव फ्रंट हम एक सिंगल लोकेशन को नहीं मान सकते। वेव फ्रंट हमारे पास जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो सकती है, लेकिन टाइम के हिसाब से लाइट उन लोकेशन को जो है गेन करेगी। तो जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ही वेव फ्रंट की लोकेशन बनेगी। तो फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में हमारे पास सबसे पहला टाइप है जो कि अभी हमने किया, वो है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जो दूसरा टाइप है वो है हमारे पास सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और जो तीसरा टाइप है वो है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। तो ये तीन तरह के वेव फ्रंट हमारे पास बनते हैं, और ये तीन तरह के वेव फ्रंट डिपेंड करते हैं कि हमने सोर्स कैसा लिया हुआ है। अगर हम एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं जो कि पॉइंट सोर्स है, तो लाइट के पॉइंट सोर्स की वजह से हमारे पास जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, लेकिन लाइट के लाइन सोर्स की वजह से, लाइन सोर्स मतलब जैसे हमारे पास एक बिजली की जो लाइट की ट्यूब लाइट होती है, तो ट्यूब लाइट जैसे होती है वो हमारे पास एक लाइट का लाइन सोर्स है। तो वो लाइन सोर्स जो लाइट एमिट करेगा वो हर एक डायरेक्शन में एक सिलिंड्रिकल वे में हमारे पास जो है लाइट को एमिट करेगा। तो ये जो हमारे पास ट्यूब लाइट है या लाइन सोर्स है, इसका हर एक पॉइंट जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, लेकिन लाइट आपकी लेफ्ट और राइट और अप डाउन हर एक तरफ हमारे पास निकलेगी। तो जो हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा इस केस में वो सिलिंड्रिकल बनेगा। तो लाइन सोर्स की वजह से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और अगर हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे, तो जो प्लेन वेव फ्रंट भी है वो भी आपका पॉइंट सोर्स की वजह से बनता है। तो पॉइंट सोर्स की वजह से किस तरह से, जैसे जैसे हम पॉइंट सोर्स से दूर चले जाते हैं तो वैसे वैसे जो कर्वेचर है वो आपका सीधा होता जाता है, और लास्ट में जाके यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास बनता है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास तब बनता है जब जो लाइट का सोर्स है और जहाँ पे हम वेव फ्रंट को देख रहे हैं इनके बीच में आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो या इनफाइनाइट डिस्टेंस हो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या लार्जर डिस्टेंस पे जो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो आपका प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है तीन डिफरेंट तरह के वेव फ्रंट थे। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे।